हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फुल एक्सप्लेन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेटा क्लास 10th का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, आप चाहे पंजाब बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, सभी के लिए सेम यही बुक लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा चैप्टर के नाम को हम देख लेते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, मतलब यहाँ इस चैप्टर में हम पूरी केमिकल रिएक्शन के बारे में और इक्वेशंस क्या होती है ये सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है। क्या है ये? यहाँ पर आपको बताया है कि अगर आप मिल्क को रूम में छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, या फिर आयरन पिन जो लोहे का तवा होता है उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद ग्रेप्स आपके जब पक जाते हैं, खाना आपका पक जाता है, फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है, आप सांस लेते हैं, तो यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर सभी की प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे खाना आपने रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में छोड़ दिया तो वो ख़राब हो जाएगा, और लोहे के जो तवे होते हैं, लोहे फ्राई पैन्स होते हैं, अगर आप उसको छोड़ोगे तो उसमें जंग लग जाएंगे। अंगूर पक गए हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुई है उसमें, खाना पका है इट मीन्स उसकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। खाना अगर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है तो उसमें भी प्रॉपर्टी चेंज हुई है ना। मतलब जहाँ पर भी प्रॉपर्टियाँ चेंज होती है वहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर मेनली दो चीज़ आपको समझाई गई है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब बच्चे होता है जहाँ पर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। जैसे आपने एक पेपर लिया और इस पेपर का आपने एरोप्लेन बनाया और उड़ा दिया, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया, इसी पेपर को जला दिया। तो जलाने के बाद आप इसको पेपर नहीं कहोगे ना, आप क्या कहोगे, इसको राख कहोगे, एशेस कहोगे, है ना। और ये जो एरोप्लेन बना के आपने उड़ाया था इसको अनफोल्ड करके फिर से आप इसको पेपर ही कहोगे। मतलब जिस चीज़ में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वो केमिकल रिएक्शंस होती है, और जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है वो फिजिकल होती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि वीडियो बड़ी हो रही है और मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्लो देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और अब आते हैं हमारी सबसे पहली एक्टिविटी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस एक्टिविटी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ये जो हाथ में लिया है ना बच्चों, ये टोंग है, ठीक है, इसको टोंग बोलते हैं। और यहाँ पर इस टोंग से एक रिबन ली हुई है जिसको हम मैग्नीशियम रिबन कहेंगे। मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल को टोंग की हेल्प से बर्नर, ये बर्नर है, बर्नर से इसको जलाएंगे, है ना, हीट करेंगे। जब उसको जलाएंगे बेटा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये ध्यान से आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक वाइट कलर का पाउडर जो है वो नीचे गिर रहा है ना। तो ये जो वाइट कलर का पाउडर यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, ये वाइट कलर का पाउडर क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg, ये एक मेटल होती है। कोई भी चीज़ जल रही है बेटा तो उसको हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है ना। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगी, यहाँ पर भी 2 लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। वहाँ पे हम रिएक्शंस को जब वो बैलेंस करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब बात मेरी समझ आई। ये मैग्नीशियम रिबन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हमें क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तो मीन्स ये जो प्लेट में आपको व्हाइट कलर का पाउडर है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखो बच्चे, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ये व्हाइट कलर का पाउडर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम को हम जलाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम जलता नहीं। अगर आप ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन लो और उसको जलाने लग जाओ तो वो जलेगा नहीं। आपको उसको एक सैंड पेपर, जिसको हम सैंड पेपर मीन्स आप जिसको रेगमार्क बोलते हैं हिंदी में, है ना, उससे उसको साफ़ करना पड़ता है। जब आप उसको उससे साफ़ करोगे तब वो क्या होगा, वो उसके ऊपर की एक लेयर होती है, वो लेयर होती है ऑक्साइड्स की, वो लेयर हट जाएगी, और वो हटने के बाद फिर ये इजीली मैग्नीशियम जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, है ना।
तो ये आता है कई बार क्वेश्चन कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम उसको सैंड पेपर से साफ़ क्यों करते हैं या इसको साफ़ क्यों किया जाता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, उसके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर होती है, ऑक्साइड्स की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि उसको जलने नहीं देता है। तो हम जब उसके लेयर को हटा देते हैं और जलाते हैं तो वो ईजीली जल जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो आपका पाउडर है वो किस चीज़ का है। तो अभी मैंने आपको बताया ये किसका पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। कई बार ये पूछा जाता है कौन से कलर का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, एक चीज़ और पूछी जाती है कि जब ये जलता है ना तो इसकी फ्लेम कैसी होती है। तो इसकी डार्जलिंग फ्लेम होती है, डार्जलिंग में बहुत चमकदार ग्लो के साथ चलती है। ठीक है, तो जितना कुछ मैंने आपको बताया ना यहाँ पे आपको ये सारा पैराग्राफ में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर दे रखा है आपको एक्टिविटी 1.2, तो इसको भी देखते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या किया गया है बेटा, यहाँ पर आपको जिंक ग्रेनुअल लिया है। जिंक ग्रेनुअल मीन्स Zn। ठीक है, Zn एक मेटल है। उसके बाद यहाँ पर क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। ठीक है, तो जब आपस में ये रिएक्शन करते हैं ना तो ये क्या बनते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ ZnSO4 प्लस H2, मतलब क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अब यहाँ पर बेटा हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि एक तो स्टेट चेंज हो रही है, मतलब गैस बन रहा है। ठीक है, और गैस बनने के साथ साथ यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाता है। और अगर हम देखें तो टेम्परेचर, जब आप इसको हाथ लगा के देखोगे तो थोड़ा सा गर्म सा महसूस होगा, टेम्परेचर भी, मतलब कोई भी केमिकल अगर रिएक्शन होती है ना तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें देखने को ऑलमोस्ट मिलती है। ठीक है, ऐसी एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है आपको 1.2। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 1.2 में कि टेक, आपने क्या किया यहाँ पर सिंपल से दिया हुआ है कि यहाँ पर टेक लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट लिया हुआ है यहाँ पर, ये एक मिनट, लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट को हमने किसके साथ किया हुआ है, यहाँ पर लेड नाइट्रेट की जो रिएक्शन की हुई है ऐड पोटाशियम आयोडाइड, उसके साथ क्या ऐड किया गया है, पोटाशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को जब ऐड किया गया तो क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा है कि ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ। तो जब लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को आपस में ऐड किया गया तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाता है, जो कि हमने देखा था कि ये सब किस में होता है, केमिकल रिएक्शंस में होता है। ठीक है ना, तो ये बात समझ आई आपको। तो यहाँ पर बच्चों मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी एक्टिविटियाँ मैं जो है एक अलग वीडियो बना के सारी एक्टिविटी आपकी सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ये हमारी हो गई केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट आता है आपके पास केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होती है बच्चे, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख के बताया था ना। अब 9th में अगर आपने साइंस बेसिक भी समझा होगा तो ये चीज़ आपको पता लग रही होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने एक तो वर्ड इक्वेशन होती है ना, तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, जैसे ऐसे लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो है बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो एरो है ना जिसको हम गिव राइज बोलते हैं, तो यहाँ पर इसके पहले जो चीज़ होती है इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और बाद में जो होता है वो प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते वक्त अगर आपने चीनी ली है, चाय पत्ती ली हुई है, पानी लिया है ना, वटेवर मिल्क लिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, रिएक्टेंट, जो रिएक्शन शुरू होने से पहले है। जब आपकी चाय बन के तैयार हो गई तो वो आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कौन सी साइड होता है, प्रोडक्ट कौन सी साइड होता है। नेक्स्ट, अब राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीशियम लिखा था तो मैग्नीशियम का हमने सिंबल लिख दिया, उसके बाद ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड था तो उसको क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, धीरे धीरे आप समझोगे, चीज़ें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन। इक्वेशन को हमने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूले तो आने ही चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे तो नहीं कर पाओगे आप, तो इसलिए
केमिस्ट्री जो है उसको हमेशा रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल दिया आपको जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखो क्या होता है, अब इसमें अगर फॉर्मूले अगर पता है तो जिंक का मतलब क्या होता है Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया H2SO4, ठीक है। गिव राइज जिंक सल्फेट क्या हो गया ZnSO4 और हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2। तो ये हमने इस वर्ड इक्वेशन को इसमें लिख दिया केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब बैलेंस करना है। पहले तो ये समझ लो बैलेंस क्यों करना है। हमने 9th में पढ़ा हुआ था कि मास ऑफ कंजर्वेशन, मतलब किसी भी रिएक्शन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ना तो मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब कोई मास बनेगा नहीं और ना ही कोई डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो मतलब जितना जिंक यहाँ है उतना ही जिंक यहाँ होना चाहिए, जिनका जितना हाइड्रोजन यहाँ है उतना ही हाइड्रोजन दूसरे साइड होनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप बैलेंस सीख नहीं रहे हैं अच्छे से, मैं इसकी और भी प्रैक्टिस के साथ वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको अच्छे से देखो। देखो यहाँ पर जितने एलिमेंट है ना, पहले तो हमने उसको एक साइड लिख लेना है। एलिमेंट कौन कौन से हो गए, एक जिंक, चलो जिंक लिख दिया। यहाँ पर है हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन लिख दिया। उसके बाद है सल्फर, तो सल्फर लिख दिया। उसके बाद है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, ठीक है। सारे एलिमेंट लिख दिए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं और राइट हैंड साइड कितने हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें कि जिंक जो है इस साइड कितना है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। दूसरी साइड में जिंक को देखा तो उसमें भी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2, चलो 2 यहाँ भी लिख दिया, 2 यहाँ पर भी लिख दिया। S मीन्स सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, चलो 1 1 लिख दिया। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ 4 4 लिख दिया। मतलब जब आपकी ये दोनों सेम आ जाए इट्स मीन्स आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो ये बैलेंस है, ठीक है। अब करनी हमें कैसे है ये भी हम सीख लेते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पहले इसको ही देखते हैं हम। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ, फिर चीज़ें समझ आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे यहाँ पे आयरन है, ठीक है। तो हमने टेबल बना ली अपनी, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लूँगी एलिमेंट, यहाँ पर मैं लिख लूँगी लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे लिख लूँगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, Fe आयरन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तीसरा क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में Fe अपने पास कितना है 3 है, दूसरे साइड सॉरी गलत लिख दिया ना, यहाँ पर ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Fe कितना है 1 है और राइट हैंड साइड हमारे पास कितना है 3। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन अपने पास कितना है 2 और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4। तो देखो बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन हमारा Fe आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम इनको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस करने में बेटा क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, मतलब तुक्का मारो, तुक्का मार के करना है। अब तुक्का मारने के लिए काफ़ी रूल होते हैं, वो भी समझो। क्या है कि आप कभी भी इसके नीचे वाले नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ आ गई बात, ये नीचे वाले नंबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप इन दो, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप इनके आगे कोई भी नंबर लिख सकते हो, उसके आगे नंबर लिख सकते हो। समझ आ गई मेरी बात। अब अगर मान लो इसके आगे मैंने 2 लिख दिया, तो मैं इसको क्या काउंट करूंगी, इस 2 की मल्टीप्लाई मैं इस 3 से करूंगी, तो 3 2 जा 6, मतलब आयरन यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 6। और अब मैं इस 2 को इस ऑक्सीजन के साथ भी काउंट करूंगी, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। बात मेरी समझ आ रही है, ठीक है। बाकी हम और बहुत सारी इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको हम सेट करते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारे पास आयरन क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये जो मेरा 1 था ये क्या बन गया 3 बन गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बैलेंस, ये भी हो गया मेरा बैलेंस। मेरे पास क्या बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन कितना है 1 है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर 4 लिख दूँ तो मेरा ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, क्योंकि ये 4 तो ये पूरे के लिए हो जाएगा ना। तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया, तो चलो ऑक्सीजन ये 4 4 हो गया। लेकिन बच्चे अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आगे मैंने यहाँ 4 लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये 4 जो है
इस हाइड्रोजन के लिए भी है, तो हाइड्रोजन के नीचे 2 है। देखो यहाँ पर क्या है 4H2 है, तो ये 2 के साथ इस 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो हाइड्रोजन 4 2 कितना हो गया 8 हो गया है ना। तो मैं अब यहाँ पर इसको क्या लिखूंगी 8 लिखूंगी। भाई अब मैंने यहाँ 8 लिखा तो मेरा तो इधर 2 ही है, तो इस 2 को अगर मैंने 8 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी मैं अगर 4 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8, ये भी हो गया 8। तो देखो मेरा ये भी 4 हो गया, ये भी 8 8 हो गया और ये भी 3 3 हो गया, तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। समझ आ गया। अभी मैंने सिंपली एक आपको बता दिया है, ऐसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और फिर बाद में मैं एक्सरसाइज के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस की वीडियो हम अलग वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे आप अपने पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन, यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है बेटे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको दिया है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो एक एक टाइप को हम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है। यहाँ पर क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, ठीक है, CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसके अंदर वाटर डाला है और उसको हाथ लगा के जब हमने टच किया तो वो हमें गर्म महसूस हो रहा है, ठीक है, हीट महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है CaO को याद रखना, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। साथ में जब हमने इसमें वाटर मिलाया तो ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, इसको हम स्लैक लाइम बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, क्विक लाइम का CaO और स्लैक लाइम का CaOH होल ट्वाइस। साथ में क्या निकल रही है, हीट, क्योंकि हम हाथ लगा रहे हैं तो ये गर्म हो गया ना। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सिंपल सी रिएक्शन याद रखना है कि यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से यहाँ पे 1 या 2 या 3, मतलब 1 2 या इससे भी मोर ज़्यादा जो रिएक्टेंट है, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये साइड क्या होती है रिएक्टेंट और ये साइड क्या होती है प्रोडक्ट, ठीक है। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं A + B गिव राइज क्या कर दूं AB, या मैं बोल दूं A + B + C गिव राइज ABC। बात समझ आई मेरी, ठीक है। इस साइड आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट क्या हो, एक हो, इस तरीके की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, इसको भी बहुत ध्यान से लर्न करके रखना है। क्या होता है जब हम कली करते हैं घर में ना, पुताई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर डाल दिया था तो क्या बन गया था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मान लो घर की दीवार है, इसमें जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल के उसकी पुताई कर दी है ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना पहले तो इसमें चमक नहीं होती है, शाइन नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी शाइन करने लग जाता है। तो अब ये पूछे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसकी वजह से वो जो वॉल है, दीवार है, वो शाइन करने लग जाती है ना। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात, आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, मतलब एक तो ये बता दिया मैंने कि थोड़े दिनों बाद क्यों शाइन करने लग जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके शाइन सरफेस देता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है, तो मार्बल का फॉर्मूला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ से ऐसे 2 क्वेश्चन निकलते हैं, तो इसको कर लेना। अब सिंपल सी कुछ एग्जांपल्स और दे रखी हैं आपको कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को ऑक्सीजन के साथ तो वाटर, सॉरी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ तो वाटर। तो इन सब में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। और जहाँ पर भी हीट रिलीज हो रही है, मतलब हमने उसको रिएक्शन करा, आपने देखा होगा कई बार चूने में अगर पानी डालते हैं तो कितनी बुरी तरीके से उबलता है ना, तो गर्म हो जाता है। तो वो जो हीट निकल रही है ना, हीट आपकी जो निकल रही है, इस जहाँ पर भी हीट निकलती है उस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गई मेरी बात। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, विच हीट इज रिलीज
रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बनता है साथ में हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दे रखी है, जैसे मीथेन है, उसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन है उसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो बच्चे जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, और जब फूड डाइजेस्ट होता है, चाहे आपने राइस खाया, पोटैटो खाया हो, ब्रेड खाया हो, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। कब एनर्जी देता, ऑक्सीजन कब कंबाइन हुई, जब हमने सांस लिया तब ऑक्सीजन गया ना उसमें, कार्बोहाइड्रेट में, तब वो क्या हो गया, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। और जब एनर्जी मिलती है, आपने ध्यान दिया जब आप सांस छोड़ते तो कैसी होती है, गरम गरम होती है ना, मतलब हीट निकल रही है ना, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। तो ये क्वेश्चन होता है कि रेस्पिरेशन, वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारा फूड होता है उसमें ऑक्सीजन जाता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, देखो रिएक्शन, ग्लूकोज C6H12O6, जिसमें ऑक्सीजन मिली, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, जहाँ पर भी एनर्जी प्लस हो रही है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। समझ आ गई बात, आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। चलो भाई, अगली रिएक्शन, पहली रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ ली, कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ी हमने, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि 2 या मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो बच्चे डीकम्पोजिशन है ना, वो कॉम्बिनेशन के बिल्कुल अपोजिट है। डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के बिल्कुल अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, यहाँ पर 1 रिएक्टेंट होता है और 2, और क्या होता है, 1 रिएक्टेंट होता है और 2 या फिर उससे ज़्यादा क्या होता है, प्रोडक्ट। समझ आ गई बात, उल्टा उसमें क्या था, वहाँ पे, यहाँ पे 2 या 3 थे और दूसरे साइड क्या था, 1 था। देखो मैं ऐसे लिख के बताती हूँ, A + B + C क्या था, ABC। तो ये तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, ABC को A + B + C, तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन। समझ आ गई मेरी बात, मतलब कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्या हो गया, डीकम्पोजिशन। एक्टिविटी को हम अगली वीडियो में सारी एक्टिविटी को कवर करेंगे, अभी हम सिर्फ चैप्टर को फटाफट समझते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट किया तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो है आगे देखते हैं, एक्टिविटी को हम बाद में देखते हैं, मैं एक्टिविटी सारी आपको अगली वीडियो में सब इसको करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये सारी एक्टिविटी, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटियाँ हैं, एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। ये भी अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, एक चीज़ और समझते चलो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि सबसे पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ध्यान दो कि कोई भी जो रिएक्टेंट है वो किस चीज़ से टूट रहा है। यहाँ पर हमने इसको तोड़ा तो किसका यूज़ किया, हीट का। जब हीट को यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। और यहाँ पर हम किसी चीज़ को अगर तोड़ रहे हैं, यहाँ पर किसको तोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वाटर है, वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है और इलेक्ट्रिसिटी से उसको तोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक मैंने थर्मल में मैंने क्या बताया आपको, थर्मल में मैंने आपको बताया हीट, ठीक है। एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी तो उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रो, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर लिया है, वाटर में यहाँ पे बैटरी लगा दी, बैटरी में यहाँ पर जो है आपको क्या लगा दिया है, यहाँ पर लगाया है 2 इलेक्ट्रोड। अब इसमें जब करंट पास करते हैं तो ये जो वाटर है H2O,
यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैथोड होता है, बेटा याद रखना, कैथोड की साइड हाइड्रोजन गैस होती है और एनोड की साइड जो है ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, तो जो अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ये हमेशा 2:1 में क्यों होता है, ये 2:1 में क्यों होता है। तो देखो, वाटर का फॉर्मूला H2O है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो ये हमेशा जब भी अलग होंगे तो इसी रेशो में अलग होंगे। कैसे, अगर मैं यहाँ पे 2H2O कर दूँ तो अब ये अलग होंगे, तो ये 2 2 सा कितना हो गया, 4। इस 2 का मतलब इससे भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कितना हो गया, 2, कटिंग कर दो, कितना हो जाएगा, 2:1। मतलब हमेशा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल ही रहेगा। ये हमेशा किस रेशो में रहेगा, 2:1 में ही रहेगा। ठीक है, बाकी एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद अगला आपका डिकम्पोजिशन आता है, इसे हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब लाइट के थ्रू अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं तो उसे फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको सनलाइट मिलती है तो ये सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसके ऊपर सनलाइट देते हैं तो यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। है तो डिकम्पोजिशन पर फोटो, 3 डिकम्पोजिशन पढ़ा हमने। थर्मल जो हीट से तोड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी से, तीसरा फोटो मीन्स लाइट से। ठीक है, लाइट से जो टूट रहा है उसे फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका यूज जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, सिंपल सा एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जो है कॉपर सल्फेट ले लिया। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रो भी कहते हैं। ब्लू विट्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कलर नीला होता है हमेशा जब वाटर के साथ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने आयरन नील डाल दिया, तो कुछ टाइम के बाद जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो ये आयरन के ऊपर ब्राउन सी कवर चढ़ गई और जो ये ब्लू कलर था ये जो है लाइट ग्रीन हो गया। तो क्या हुआ, आखिर ये हुआ कि जो आयरन था Fe, ठीक है, इसको हमने किस में डाला था, कॉपर सल्फेट में डाला था। तो अब क्या हुआ, ये कॉपर से जो आयरन है ना बहुत तेज है, मतलब जो ज़्यादा तेज होता है ना वो अपने जो यहाँ पे साथी होता है ना इसके साथ दोस्ती कर लेता और इसको कहता भाग यहाँ से, है ना। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पर। क्या हो रहा है, ये जो आयरन है ना इस कॉपर से ज़्यादा तेज है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को भगा दिया और खुद इसके साथ आकर के दोस्ती कर ली। तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई है, इस आयरन के ऊपर जो लेयर चढ़ गई है वो आयरन सल्फेट हो गया और यहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर बचा हुआ है वो क्या बच गया, कॉपर बच गया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी देखो, अब सिंपल सा अगर मैं समझाऊँ, A + BC गिव राइज क्या हो जाएगा, ये A क्या करेगा, B को भगा देगा, तो ये A के साथ C जुड़ गया और B को क्या कर दिया, अलग कर दिया। समझ आई मेरी बात, इस B को भगा दिया और इस C के साथ ये जुड़ गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे और भी कई सारी एग्जांपल दी, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए ये सल्फेट के साथ जुड़ गया, कॉपर को अलग कर दिया। लेड जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो लेड क्लोरीन के साथ जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं और साथ में यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी बनाते हैं। देखो पहले एक्सचेंज ऑफ आयंस समझो, फिर प्रेसिपिटेट समझते हैं। मैंने बनाया ABCD गिव राइज। अब क्या होगा, ये A किसके साथ जुड़ जाएगा, D के साथ, तो ये क्या बन जाएगा AD, और ये B किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ, तो ये क्या बन जाएगा BC। मतलब इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ये इसके दोस्त के साथ दोस्ती कर लिया, इसने इसके इस वाले दोस्त के साथ दोस्ती कर ली, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो ने अपनी जगह को चेंज कर लिया है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर NaSO4 BaCl2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो Na इसके साथ जुड़ जाएगा Cl के साथ, देखो यहाँ पे Na क्या बन गया, Cl बन गया। अब बचा क्या है, यहाँ पर Ba बचा है, यहाँ SO4 बचा हुआ है, तो ये BaSO4। बात समझ में आई।
और जब ये बनता है ना तो यहाँ पे नीचे ना ऐसे वाइट वाइट कलर का कुछ जम जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। मान लो एक आपने पॉट लिया है, उसके अंदर चॉक और पानी घोल दिया है ना, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे नीचे वो चॉक बच जाता है, वो डिजॉल्व नहीं होता है, तो जो बच रहा है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट। समझ आ गई मेरी बात। इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो चीज़ पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात समझो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन गेन हो रही है, जुड़ रही है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर हाइड्रोजन लूज हो रही है, ठीक है, तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन या तो जुड़ रही है और या तो हाइड्रोजन निकल रही है, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका अपोजिट है। कैसे, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन जोड़ा था, है ना, रिडक्शन में हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को निकालना है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन निकाला था, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को जोड़ना है। बात समझ में आई। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन। ये चीज़, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ आ गई मेरी बात। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, है ना। अब एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो कैसे, ये CuO है, ठीक है, CuO में से ये Cu रह गया, ऑक्सीजन हट गया, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, है ना। ऑक्सीजन हटा है तो मतलब ऑक्सीजन निकला है, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन। अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखूं तो ये देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब समझ आई मेरी बात। देखो, इस कॉपर ऑक्साइड का यहाँ देखा हमने तो ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन गायब हुआ तो रिडक्शन हो गया। इस हाइड्रोजन के मैंने इस साइड देखा तो ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो दोनों को मिला के उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आ गई बात। आई होप चीज़ें समझ आ गई हो। नेक्स्ट है अपने पास क्रोजन एंड रेंसिडिटी। क्रोजन क्या होता है बच्चे, क्रोजन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोहे को थोड़ी देर छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है, मतलब स्लो ईटिंग मेटल, मेटल धीरे धीरे खराब होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई आयरन का आर्टिकल दिया हुआ है आपको, उसके ऊपर धीरे धीरे शाइनी सरफेस खत्म होता है, उसके पास रेड ब्राउन कलर की कवर चढ़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट, मतलब लोहे को जंग लग गया है। इसी को हम कहते हैं क्रोजन। मतलब मेटल, कोई भी मेटल, जरूरी नहीं है लोहा, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, जब आप इसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो तो ये सिल्वर भी कैसी हो जाती है, ब्लैक कलर की इसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, और कॉपर के ऊपर कैसी कलर आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। मतलब ये मेटल खराब होनी शुरू हो गई। तो जब मेटल खराब होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोजन। ठीक है, आपने देखा होगा जो ब्रिज वगैरह होते हैं, बड़े बड़े और बड़े बड़े शिप जो होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, सारे मेटल के बने होते हैं। धीरे धीरे इनकी मेटल अगर खराब होती है तो उनको रिपेयर करने में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप चिप्स लेके आए, आपने चिप्स 2 खाए, बाकी आपने रख दिए कि हम बाद में खाएंगे, और अगले दिन आपको याद आए कि भाई आपने चिप्स के पैकेट खोला था, 2 चिप्स खाए थे, बाद में खाया नहीं। जब आप उसको खाने जाओगे तो उसका टेस्ट बड़ा ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, सलाबे आ जाएगी उसमें, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, वो चिप्स जिस ऑयल से बना हुआ है, वो ऑयल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और ख़राब हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अच्छा, आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट आप जब लेके आते हो तो आप क्या कहते हो कि हमने 10 रुपये का पैकेट खरीदा, चिप्स इसमें 5 ही हैं, और बाकी क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तो वो बेटा गैस कौन सी भरी होती है, वो गैस होती है आपकी नाइट्रोजन। और क्यों भरी होती है, क्योंकि ये प्रिवेंट करती है चिप्स को ऑक्सीडाइज होने के, मतलब जो भी उसके अंदर ऑयल वगैरह आता है ना, उसको ऑक्सीजन से जुड़ने से हेल्प करती है। लेकिन जब आप उसको खुला हवा में छोड़ ही दोगे तो कहाँ तक हेल्प करेगी, क्योंकि वो उसके अंदर जो नाइट्रोजन भरी थी वो तो निकल गई। अब वो निकल गई तो वो आराम से कहता आजा ऑक्सीजन, आजा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, वो जुड़ जाता है, तो वो रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है,
तो बच्चे ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इसकी एक्टिविटी की वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं करा दूंगी। तो वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आप वीडियो को देखते आए हैं, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।